आइए सुनते हैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा की कहानी काल कोठरी और कंदीलें। बहुत सी ऐतिहासिक इमारतों से भरा पूरा एक निर्जीव सा शहर जो हर लिहाज से एक मरुस्थल में बदलता जा रहा था। यह उस शहर की जिला जेल थी और जेल की भी महिला बैरक। दिन के 2 बजना चाहते थे। इंतजार की हदें पार हो चुकने को थी। महिला बैरक में निरुद्ध कुछ महिला बंदी बैरक के बाहर अहाते में खड़ी थीं। माथे पर चिंता की लकीरें थीं। दरअसल बच्चे अभी तक लौटे नहीं थे। ये छोटे बच्चे, जिनकी उम्र 6 साल से कम थी, अपनी माओं की गुनाहगार परछाइयों तले गलत, सही और अंधेरे उजाले की समझ से दूर धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, जिन्हें अपराध की दुनिया का जरा भी भान न था। एक सरकारी नियम के तहत जेल में निरुद्ध थे। वह नियम था कि इतने छोटे बच्चे अपनी अपराधिनी माओं के साथ जेल में रह सकते थे, 6 वर्ष की उम्र तक। बड़े जेलर साहब के निरंतर और अथक प्रयासों से यह दिन संभव हुआ था कि इनमें से 7 बच्चे शहर की बाहरी सीमा पर स्थित हिंदी माध्यम के एक निजी पब्लिक स्कूल में पढ़ने जाते थे। जेल की एक वैन इन बच्चों को लाती और ले जाती थी। अमूमन बच्चे 12:30 बजे तक आ जाते थे, लेकिन आज तकरीबन 1.5 घंटा ऊपर हो गया था। सुगना अहाते में जमीन पर बैठी थी। उसके शिशु का नाम आरव था। यह नाम भी बड़े जेलर पवार साहब का दिया हुआ था। उसने सोचा, आरव आ जाए तो उसे खाना खिलाकर कपड़े सिलाई का आज का बचा काम पूरा करूं। शाम तक का काम सुबह ही बता दिया जाता था। पूरा न होने पर रात को भी काम करना पड़ता था। कभी कभी तो आधी रात तक भी काम करना पड़ता था। सुगना अपने प्रेमी अमित के साथ मिलकर अपने पति की हत्या के अपराध की सजा के आरोपी के रूप में उस जेल में निरुद्ध थी। करीब 3 साल हो चले थे। अदालत में सुनवाई चल रही थी। रेगिस्तान का चोर, न दिखने वाले अंतहीन सफर के से दिन थे वे। चिलचिलाती धूप और पपड़ाए सूखे होठों पर पानी की चंद बूंदों सा बच्चे का साथ था। जेल में बंद इन औरतों के लिए जैसे किसी ने घड़ी की सुइयां जकड़कर रोक दी थीं। बंधी बंधाई उबाऊ दिनचर्या, सुबह तड़के नहाना धोना, 1 घंटे की प्रार्थना सभा का भजन कीर्तन, फिर चाय, आधे घंटे का योग और व्यायाम, उसके बाद बड़े हॉल में काम। बीच में खाने की छुट्टी, फिर शाम तक दोबारा काम। शाम को 1 घंटे का प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, शाम का खाना। अगर दिन का बड़े हॉल वाला कोई काम बाकी रह गया हो तो उसे पूरा करना, नहीं तो बैरक में अगल बगल लाइन से बिछे बिस्तरों पर सो जाना। दूसरे दिन फिर वहीं से शुरू। ऐसे में आरव का उसके पास होना एक बहुत बड़ा संबल था, एक बड़ा सुकून। बैरक के बड़े वाले हॉल में अपनी और साथिनों के साथ उसको भी हाड़ तोड़ काम करना पड़ता था। उसके जैसी 8-10 औरतों के जिम में कपड़े सिलाई का काम था। जेल में बहुत सारे प्रयास अंधेरी खोहों में जैसे जुगनुओं को भरने की कोशिश थी। जेल के सुपरिंटेंडेंट पवार साहब के प्रयासों से यह सब कुछ संभव हुआ था, जो एक विशेष सरकारी योजना के तहत महाराष्ट्र से डेपुटेशन पर इस जेल में आए थे। ताजी बयार के एक झोंके की तरह 2-2.5 साल के लिए। उन्होंने सुबह का भजन कीर्तन शुरू करवाया, व्यायाम और योग की कक्षाएं शुरू करवाईं, छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस बनवाया, पढ़ने वाले बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाया, स्वयंसेवी संस्थाओं से उनकी स्कूल की यूनिफॉर्म, सुबह का टिफिन बॉक्स और उसमें दिए जाने वाले नाश्ते का प्रबंध भी करवाया। जेल के अहाते में खाली पड़ी जगह पर बागवानी शुरू कराई, फूलों के पौधे लगवाए और सब्जियों का किचन गार्डन भी उन्होंने ही बनवाया। इधर रेत खड़ी की रेत की तरह सुगना के दिन रात धीरे धीरे बीत रहे थे। अक्सर उसे अपने अभियुक्त अमित की याद आती और कलेजा वितृष्णा से फटने लगता। कैसे कर सकी थी वह दिल दहला देने वाला काम, आज भी समझ नहीं पाती। कैसे आरव के बाप की सांसों को एक झटके से खत्म कर दिया था उसने और अमित ने।
शायद समझ कुछ राह भूल गई हो उस पल में, किंतु अच्छी तरह याद है अमित का जादू सर चढ़कर बोलता था उन दिनों। ऐसा लगता था कोई वशीकरण मंत्र फूंक दिया गया हो उसके कान में। बैठ जाओ कहता तो बैठ जाती, खड़ी हो जाओ कहता तो खड़ी हो जाती। उन दिनों ऐसा लगता था उसकी देह, उसका मन बना ही अमित के लिए था। किसी और को देखकर क्यों नहीं शरीर की सारी शिराएं अंगड़ाई लेने लगी थी कभी। अमित के सारे पल वसंत के पल थे, फूलों के, पराग कणों के, तितलियों के, खुशबुओं के, पोर पोर में सरसराहट भर जाने के वे पल। 2 साल रहकर भी उसका पति उसके मन में कोई बीज नहीं रोप पाया था। भले ही शरीर में पौधा अंकुरित हो गया था, संसर्ग के आत्मिक क्षणों में भी उसे लगता था एक निर्जीव काठ के बुत की तरह पाताल में पड़ी हुई हो। एक काम था जो जल्दी से खत्म हो तो छुट्टी मिले। और इस बाड़े की दूसरी तरफ अमित का प्यार था, उफनते हुए उद्दाम आवेग की एक स्वप्निल यात्रा। धमनियों में हजार हजार ज्वालामुखियों के फटने का सफर, लपटों वाला एक आग का दरिया होता जिसमें अपनी हिचकोले खाती नाव को एक साथ दोनों चप्पुओं से खेते, पसीने में डूबते, हाँफते भी, मगर खिलखिलाते हुए किनारे से आ ही लगते। शादी के पहले उसके गांव में अमित और उसके घर आसपास ही थे। एक ही जात बिरादरी के होने के बावजूद दोनों के घर वाले एक दूसरे का मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे। दोनों के घर वालों को अमित और सुगना के बीच उगते संबंधों का भान था। एक आध बार खेत में, हाट बाजार में उन्हें साथ पकड़ा भी गया था। तभी तो सुगना की शादी आनंद फानंद में तय हुई थी और शादी के आसपास अमित को दूर किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया गया था। ससुराल में 1-2 महीने तो ठीक ठाक निकले। बात वहां से गड़बड़ हुई जब एक दिन सुगना ने पति के काम पर जाने के बाद अमित को घर के पास खड़ी एक गाड़ी के पीछे से झांकते हुए पाया। अमित अक्सर उसके घर आने लगा था। फिर एक योजना के तहत अमित को पति के सामने घर पर बुलवाया गया और दूर का रिश्तेदार कहकर परिचय करवाया गया। अपने गांव से बहुत दूर थी वह, इसलिए जल्दी पोल खुलने का कोई भय नहीं था। अमित जब भी आता, शराब और नमकीन लेकर आता। उसका पति और प्रीतम साथ बैठकर शराब पीते और देर रात तक नशे में धुत होकर बक करते रहते। पति को रास्ते से हटाने की योजना भी अमित ने ही बनाई थी। अब कभी सोचती है कितनी मूर्ख थी वह। कैसे विश्वास कर लिया था उसने कि वे दोनों पकड़े नहीं जाएंगे। योजना ऊपर से की तो पक्की ही बनी थी। अमित चुपचाप आया था बिना बाइक के। उसने खुद तो शराब कम ही पी थी, मगर उसके पति को धुत्त कर दिया था। रापी से पति को ठिकाने लगाने के बाद उसने सुगना की पीठ पर रापी से ही हल्का सा वार किया था, जिससे सुगना शक के दायरे से बाहर रहे। बिलबिला गई थी सुगना। अमित रात के अंधेरे में चुपचाप निकल गया था। थोड़ी देर बाद सुगना ने दरवाजा खोलकर शोर मचा दिया था। मोहल्ले में तुरंत जगार हो गई थी। उसके बाद के दिन तो दुस्वप्न की तरह थे। पुलिस, थाना, कचहरी, अस्पताल में मेडिकल, पूछताछ, महिला इंस्पेक्टर के सधे हाथों के थप्पड़, रूह कंपाने वाली यातनाएं, उससे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ था। टूट गई थी वह और सब कुछ उगल दिया था उसने। फिर थाने में ही उसका अमित से सामना कराकर पुलिस के घेरे में कड़ाई से पूछताछ हुई थी। अमित का लुटा पिटा चेहरा, आश्चर्य, अविश्वास और हिकारत का मिला जुला भाव उसके अंदर भीतर तक अभी भी यूं ही बसा हुआ है। सुगना 5-6 औरतों को लेकर बड़े साहब के कमरे में आओ, मेम साहब लोग मिलने आई हैं। एक महिला आरक्षी ने आकर सुगना से कहा तो वह जैसे नींद से जागी। जी बहन जी, आ रही हूँ, सुगना ने कहा और कुछ महिला बंदियों को लेकर बड़े जेलर साहब के कमरे में पहुंची। किसी स्वयं सेवी संस्थाओं की महिलाएं बड़े साहब के साथ बैठी थीं। चाय नाश्ता चल रहा था। महिलाओं के साथ एक फोटोग्राफर भी था। फोटो खिंचवाई गई। सुगना का मन चिंता में घुला जा रहा था। हिम्मत कर बड़े साहब से बोली, साहब बहुत देर हो गई है आज, बच्चे अभी तक लौटे नहीं हैं। बच्चे स्कूल से? जेलर साहब ने पूछा। फिर बोले, बच्चे बाहर आ गए हैं, वैन अभी अभी आई है और देर इसलिए हो गई है कि। फिर रुक कर बोले, खुशखबरी है,
खास तौर से सुगना तेरे लिए, लेकिन चल बच्चों को खुद ही बताने दे। इतने में सबने देखा बच्चे गैलरी में दौड़ते कूदते चले आ रहे थे। आरव तो आते ही सुगना से लिपट गया, उसके हाथ में अपना रिपोर्ट कार्ड देते हुए बोला, मम्मा मैं फर्स्ट आया। सुगना तो जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गई। रिपोर्ट कार्ड खोलकर देखा, लाल रंग से प्रथम लिखा था। जेलर साहब मुस्कुरा रहे थे, आज बच्चों का रिजल्ट आया है इसीलिए देर हो गई। एनजीओ वाली मेम साहब बोली, बड़ी खुशी की बात है और अचरज की भी। फिर दार्शनिक अंदाज में बोली, क्या चमत्कार है, काली कोठरी में रोशनी के फूल खिल रहे हैं। जेलर साहब उन्हें बताने लगे, मैडम हमारे यहाँ से इन महिलाओं के 7 बच्चे जाते हैं पब्लिक स्कूल में पढ़ने। एक यह बच्चा फर्स्ट आया है और एक बच्चा फोर्थ आया है। सुगना ने आरव को गोदी में उठाकर भींच लिया, उसके मन में ढोल ताशे बजे जा रहे थे। जेलर साहब फिर बोले, प्रिंसिपल तो फोन कर कह रही थी माँ है तो जेल में, मगर संस्कार कितने अच्छे मिले हैं। संस्कार? सुगना अंदर से घुमड़ घुमड़ आई। याद आया कि जब अमित उसके पति का रापी से गला रेत रहा था और उसने खुद अपने पति के हाथ जोर से पकड़ कर रखे थे, लगभग उसके बदन पर बैठकर, तो खून का फव्वारा सा छूटा था और पास सो रहे इसी अबोध शिशु आरव के चेहरे पर पड़ा था। पूरा चेहरा खून से सन गया था। नीले पाड़ वाली खादी की साड़ी का पल्लू मुंह में दबाकर जोर से बिलख पड़ी सुगना। एनजीओ वाली मेम साहब और बड़े जेलर साहब उसके रोने को खुशी का रुदन समझकर मुस्कुराए जा रहे थे।